बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी 2 हमने इसका जो यूनिट 1 है डायबिटीज़ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स स्टार्ट किया है। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये इसी यूनिट पे है। इसी यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे आज का वीडियो लेक्चर, और अगला एक और वीडियो लेक्चर जब बनेगा तो फिर ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स लेक्चर बाय मुश्तफ़ा अज़हर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को आप लोग लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, कल हमने इंसुलिन के फंक्शंस, उसके इफ़ेक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन पे वो हमने पढ़ा था जो कि पिछली वीडियो लेक्चर्स में मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशंस फॉर डिटेल प्लीज़ रीड लिपिंकोड सेल्फ स्टडी, यानी वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशंस जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो जो वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशंस है स्टूडेंट्स, इनमें बाज़ जो इंसुलिन प्रिपरेशंस है वो रैपिड एक्टिंग होते हैं, यानी बहुत ही जल्दी से उनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है और उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी शॉर्ट होती है। और फिर शॉर्ट एक्टिंग होते हैं जो कि रैपिड एक्टिंग जो है, इनसे थोड़ा इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है, यानी रैपिड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी अपना एक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट एक्टिंग जो है वो रैपिड एक्टिंग से थोड़ा लूज़ होते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो रैपिड एक्टिंग जो है इनमें लिस्प्रो और एस्पर्ट शामिल है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस में ह्यूमुलिन आर शामिल है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ये ऐसे होते हैं कि ये बहुत जल्दी अपना एक्शन स्टार्ट नहीं करते, इनकी ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो इंटरमीडिएट होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होती। तो इस वजह से ये इंटरमीडिएट में रखे गए हैं, इंटरमीडिएट की क्लास में, जिसमें ह्यूमुलिन एन है। लॉन्ग एक्टिंग होते हैं बाज़ लॉन्ग एक्टिंग, यानी ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जिनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है वो लॉन्गर टाइम के लिए होती है। तो इनमें लेंटस और लेवेमिर शामिल है। और 5 नंबर पे इंसुलिन कम्बिनेशंस है। बाज़ इंसुलिन के जो प्रिपरेशंस होते हैं वो कम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं, यानी स्टार्ट करने से पहले वो प्री मिक्सड होते हैं, उन्हें एडमिनिस्टर करने से पहले मिक्स किया जाता है, जैसा कि ह्यूमुलिन 30 और 30/70 है। इसकी इस तरह मिक्सअप होती है स्टूडेंट्स के 30% जो है रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग होता है और 70% इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। इन दोनों का इस तरह कम्बिनेशन बनाया जाता है जो कि ह्यूमुलिन 30/70, या जितना कम्बिनेशन हो, जितने मकदार में, उस मकदार के हिसाब से उनके नेम्स होते हैं, इस तरह मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर लिखा है कि इसके डिटेल स्टडी के लिए आपने लिपिंकोड सेल्फ स्टडी करनी है। तो लिपिंकोड मैंने स्टडी किया है, वहाँ इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस होते हैं, रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, इनमें फ़र्क मैंने आप लोगों को बताया कि रैपिड बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ इनकी ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है, और शॉर्ट जो है इससे थोड़ा लूज़ होते हैं। तो ये दोनों तकरीबन एक ही क्लास में भी, यानी इन दोनों को हम साथ मिला के इनके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी ये एक ही किस्म के होते हैं। तो जो रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस होते हैं, ये जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये जो हमारे बॉडी में जो प्रेंडियल इंसुलिन बनता है बिल्कुल उसी की तरह काम करते हैं। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होगी कि प्रेंडियल इंसुलिन क्या होता है। तो प्रेंडियल इंसुलिन जो मील टाइम इंसुलिन होता है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त जो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है
उसको हम कहते हैं प्रेंडियल इंसुलिन। तो ये हमारे बॉडी में भी नेचुरली इस तरह होता है कि जब भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो इंसुलिन जो है वो सिक्रीट हो जाती है और उस मील टाइम में जो ग्लूकोज ब्लड में आ जाती है उसको कंट्रोल कर लेती है, उसकी जो लेवल है उसको रिड्यूस कर देती है, उसको कंट्रोल में रखती है। तो सेम उसी तरह ये ड्रग्स जो है शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग बनाए गए हैं, जिनको हम जब एडमिनिस्टर करते हैं तो फिर ये उसी टाइम पे खाने के वक्त या खाने से कुछ देर पहले या खाने स्टार्ट करने के बाद एडमिनिस्टर किया जाता है। जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये जो प्रेंडियल इंसुलिन है वो रिलीज़ करते हैं, यानी मील टाइम में इंसुलिन रिलीज़ कर देते हैं, जो कि पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज जो है उसको कंट्रोल में रखता है। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज का मतलब है यानी पोस्ट मील्स, यानी खाने के बाद जो ग्लूकोज बनती है उसको कंट्रोल में रखती है। इसके अलावा ये जो रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं ये यूजुअली कंजंक्शन में दिए जाते हैं, कम्बिनेशन में दिए जाते हैं, या लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स के साथ, या फिर जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स है इनके साथ कम्बिनेशन में दिए जाते हैं। क्योंकि ये जो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग होते हैं और इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग होते हैं ये बेसल इंसुलिन होते हैं। बेसल इंसुलिन का मतलब ये है कि ये जो फास्टिंग ग्लूकोज होती है, फास्टिंग कंडीशन में जो ब्लड में ग्लूकोज होती है उसको ये कंट्रोल में रखते हैं, जो बेसल इंसुलिन है। तो एज ए बेसल इंसुलिन हमारे बॉडी में नॉर्मली भी बेसल इंसुलिन होता है, जिसे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जिसे हम बैकग्राउंड इंसुलिन भी कहते हैं, कि एक टाइम में हमारे जो पेंक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाटिक आइसलेट के, वो एक टाइम में लार्ज अमाउंट में बना देते हैं इंसुलिन को। फिर हमारा जो बॉडी होता है वो ग्रेजुअली स्लोली उसको यूज़ कर लेता है, थ्रू आउट द डे यूज़ करता है, तो उसको हम कहते थे बेसल इंसुलिन या बैकग्राउंड इंसुलिन। तो ये जो लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस होते हैं जो एज ए ड्रग हम यूज़ करते हैं, ये भी सेम उन्हीं नेचुरली जो हमारे बॉडी के अंदर बेसल या बैकग्राउंड इंसुलिन है उसी की तरह काम करते हैं, ग्रेजुअली रिलीज़ होते हैं और जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके अमाउंट को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स रेगुलरली जो इंसुलिन के प्रिपरेशंस लगाए जाते हैं, जो रेगुलरली लगाए जाते हैं, यानी हर दिन उनका एक ख़ास टाइम होता है तो वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ऐसे इंसुलिन जो है ये सबकुटेनियसली लगाए जाते हैं, और ये कब लगाए जाते हैं? 30 मिनट बिफोर ए मील, यानी बिफोर ए मील खाना खाने से 30 मिनट पहले ये लगाए जाते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो रेगुलर इंसुलिन लगाए जाते हैं वो 30 मिनट पहले, खाने से 30 मिनट पहले लगाए जाते हैं हमेशा। और जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं वो या तो मील स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले लगाए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं, या विद इन 15 to 20 मिनट आफ्टर स्टार्टिंग मील, यानी मील से स्टार्ट किया 15-20 मिनट हो गए तो फिर तब ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जो रैपिड एक्टिंग और जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं ये वाले। लेकिन जो रेगुलर इंसुलिन होता है वो 30 मिनट बिफोर मील यूज़ किए जाते हैं। और ये भी आप लोग याद रखें स्टूडेंट्स के जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ये इंट्रावेनसली लगाए जाते हैं, हमेशा इनके लिए इंट्रावेनस रूट जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का हम देख ले तो ये जो बेसल यानी फास्टिंग जो ग्लूकोज कंट्रोल है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं ये लॉन्ग एक्टिंग भी और इंटरमीडिएट एक्टिंग भी। और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ये यूजुअली शॉर्ट एक्टिंग के साथ, शॉर्ट एक्टिंग जो मील टाइम कंट्रोल ड्रग्स है इनके साथ कम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं इनके लिए सबक्यूटेनियस रूट यूज़ किया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। ये कभी भी जब हमने कोई रिपीटली ग्लूकोज को लोअर करना है, यानी कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि बहुत ज़्यादा बंदे का शुगर लेवल जो है वो हाई आ रहा है, तो उस टाइम उसको कंट्रोल करने के लिए हम कभी भी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन यूज़ नहीं कर सकते। उस टाइम हमने रैपिड एक्शन या शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करना होगी। और जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग है ये हम जो लोग इंसुलिन
इंसुलिन के इंजेक्शन पे होते हैं, तो उन लोगों के लिए एज ए बेजल यानी एज ए फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इस्तेमाल करते हैं। और इंटरमीडिएट एक्टिंग के साथ साथ हम कम्बिनेशन में मील के टाइम पे शॉर्ट एक्टिंग भी यूज़ करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो प्रिपरेशंस होते हैं इनका स्लोवर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यानी ये स्लोली अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है इनसे भी इनका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होता है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसिमिक इफ़ेक्ट इनका होता है, ये पीक पे नहीं जाते। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात ज़हनशीन कर ले कि जो रैपिड एक्शन है, जो शॉर्ट एक्टिंग है और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये पीक पे जाते हैं। इनका एक ख़ास टाइम होता है कि उस टाइम के अंदर ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पीक लेवल तक चले जाते हैं। और जो ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं इनके लिए कोई पीक लेवल नहीं होती, ये अपने पीक पे नहीं पहुंचते, ये हमेशा स्लोली ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा स्लोली ये रिलीज़ होते हैं और इनका प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट होता है। और ये बेसल कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो लॉन्ग एक्टिंग है ये भी हमेशा सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन कम्बिनेशंस है, इंसुलिन कम्बिनेशंस के बारे में लिपिंकोट का जो बुक है उसमें लिखा गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्री मिक्स्ड कम्बिनेशन जो है इंसुलिन के वो अवेलेबल है, जैसा कि उनमें 70% इंटरमीडिएट एक्टिंग और 30% जो रेगुलर इंसुलिन है शॉर्ट एक्टिंग है वो मिक्स किए जाते हैं। या इस तरह किया जाता है कि 50% इंटरमीडिएट एक्टिंग और 50% रेगुलर एक्टिंग या 50% रैपिड एक्टिंग जो है वो कंबाइन करके फिर ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ ग्राफ के ज़रिए इनकी जो एक्शन है मुख्तलिफ़ किस्म के इंसुलिन प्रिपरेशंस की ये बताई गई है, शो की गई है यहाँ पे। इस टेबल को देख ले स्टूडेंट्स, इस टेबल से आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड टेबल में लिखा है कि इंसुलिन टाइप्स जो है यानी फर्स्ट वन में इंसुलिन टाइप और एक्शन इसका अपीयरेंस के इंसुलिन टाइप कौन सा टाइप है, इसकी एक्शन की ऑनसेट की टाइम जो है वो कितनी है और अपीयरेंस में कैसा है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ब्रांड नेम और ब्रिकेट्स के अंदर जेनरिक नेम लिखे गए हैं इन प्रिपरेशन के। और फिर बेजल और बोलस, बेजल यानी फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो डोज दिया जाता है और बोलस यानी जो मील के टाइम पे जो डोज दिया जाता है, मील के टाइम पे जो ड्रग यूज़ होते हैं वो। डोजिंग शेड्यूल और फिर इनकी डोजिंग शेड्यूल के किस टाइम ये जो है वो किस टाइम और किस तरीके के डोजिंग के हिसाब से एडमिनिस्टर किए जाते हैं वो मौजूद हैं। तो जो रैपिड एक्टिंग एनालॉग है इंसुलिन प्रिपरेशंस के उनका कलर बिल्कुल क्लियर होता है, यानी क्लियर वो अगर उनको देखें हम तो वो क्लियर होते हैं। ऑनसेट अगर इनकी हम देखें तो 10 to 15 मिनट्स इनकी ऑनसेट है। इनकी जो एक्शन है वो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन 10 to 15 मिनट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो ये अपने पीक लेवल तक कब पहुंचते हैं, पीक लेवल तक पहुंचने के लिए रैपिड एक्टिंग एनालॉग को 60 to 90 मिनट लगते हैं। 60 to 90 मिनट में ये अपने पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। ड्यूरेशंस इनकी एक्शन की क्या है, 4 to 5 आवर्स है। 4 to 5 आवर्स के बाद ये हमारे बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे, फिर इनका एक्शन जो है वो जारी नहीं रहेगा। अब इनके जो रैपिड एक्टिंग एनालॉग है इनमें क्या क्या शामिल है। ह्यूमेलॉग है, ह्यूमेलॉग का जो जेनरिक नेम है वो इंसुलिन लिस्प्रो है। इंसुलिन लिस्प्रो जो है स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है, ये ब्रांड नेम ह्यूमेलॉग से आता है। नोवोरेपिड है, नोवोरेपिड के ब्रांड नेम से जो इंसुलिन एस्पार्ट है वो मिलती है, मार्केट्स में अवेलेबल है। और इसका जो डोज़ होता है वो बोलसली हम देते हैं, यानी या तो 15 मिनट बिफोर मील देते हैं या फिर आफ्टर स्टार्टिंग मील से स्टार्ट करने के बाद 15 to 20 मिनट बाद हम देते हैं।
usually taken right before eating are to lower high blood glucose, यानी बिल्कुल जो है बिफ़ोर ईटिंग या इसको यूज़ किया जाता है, और या फिर इस तरह किया जाता है कि यानी ईटिंग के टाइम पे जो प्रेंडियल ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है और उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत हाई है तो उसको लोअर करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग्स होते हैं ये भी क्लियर होते हैं कलर में, इसको इनको देखने से ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं। ऑनसेटिंग की 0.5 to 1 आवर है। अब देखिए ये जो रैपिड एक्टिंग थे वो 10 to 15 मिनट में अपना एक्शन स्टार्ट करते थे, जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 0.5 से लेके 1 आवर यानी हाफ घंटे 30 मिनट्स या फिर 1 घंटा जो है इनको लगता है कि अपना एक्शन स्टार्ट करे। ये अपने पीक फिर 2 to 4 आवर्स में ये अपने पीक लेवल को पहुंच जाते हैं। ड्यूरेशन इनकी 5 to 8 आवर्स है। 5 to 8 आवर्स इनका असर रहता है बॉडी के अंदर। इनकी एग्जांपल में ह्यूमुलिन आर है और नोवोलिन जी टोरेंटो है। इनका जो ये भी बोलसली दिए जाते हैं यानी मील के टाइम दिए जाते हैं। डोज भी इनका ज़्यादा होता है और टेकन अबाउट 30 मिनट बिफ़ोर ईटिंग, या तो 30 मिनट बिफ़ोर ईटिंग यूज़ किए जाते हैं, या फिर इन्हें भी अगर कोई इमरजेंसी हो, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना है तो उस टाइम एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको अगर देखा जाए तो ये क्लाउडी होते हैं, ये देखने से क्लाउडी नज़र आते हैं। ऑनसेट इनकी 1 to 3 आवर्स है। ये अपने पीक पे 5 to 8 आवर्स में पहुंच जाते हैं और ड्यूरेशन इनकी अप टू 18 आवर्स होती है बॉडी के अंदर। ह्यूमुलिन एन और नोवोलिन जी एन पी एच, ये नोवोलिन जी एन पी एच जो है स्टूडेंट्स ये भी हमारे साथ एक एग्ज़ाम्पल है और ह्यूमुलिन एन भी एक एग्ज़ाम्पल है। NPH कहते हैं न्यूट्रल प्रोटामीन हॉजड्रोन को कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये नेम है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का, जो कि नोवोलिन जी एक ब्रांड नेम से आता है। ये बेजल इंसुलिन है, यानी जो फास्टिंग एक्टिंग है, फास्टिंग जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ऑफन टेक एट बेड टाइम, इसको या तो बेड टाइम में जो है टेक किया जाता है, सोते वक्त लिया जाता है, या दिन में 2 दफ़ा मॉर्निंग और बेड टाइम यानी सुबह शाम लिया जाता है। एक्सटेंडेड लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग, जो लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग्स होते हैं वो क्लियर और कलरलेस होते हैं। इनकी ऑनसेट 90 मिनट्स होती है, यानी 90 मिनट्स में जो है ये अपना एक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। यानी ये इस तरह होते हैं स्टूडेंट्स के 90 मिनट्स हमेशा के लिए ये 90 मिनट्स में अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरमीडिएट का ये है कि इनको कभी इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं ना इनको कि कभी ये 90 मिनट यानी विद इन 1 आवर एक्शन स्टार्ट करते हैं, तो कभी 2 घंटे में करते हैं, कभी 3 घंटा भी इनको लग जाता है। यानी इंटरमीडिएट होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग में भी नहीं आते हैं, शॉर्ट में भी नहीं आते हैं। और जो ये एक्सटेंडेड लॉन्ग एनालॉग है ये हमेशा 90 मिनट इनका ख़ास टाइम होता है। 90 मिनट में ये अपना एक्शन शो करते हैं। इनकी कोई पीक लेवल नहीं होती, यानी ये पीक पे नहीं पहुंचते। और जो इंटरमीडिएट है वो पीक में 5 to 8 आवर्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी ये अपने पीक लेवल में नहीं पहुंचते। ड्यूरेशन इनकी 24 आवर्स है, यानी 24 आवर्स बाद भी अगर देखें तो इनका असर बॉडी में रहता है। लेंटस है, ब्रांड नेम से आता है, लेंटस ब्रांड नेम, जो कि इंसुलिन ग्लेरिजीन है, ये लेंटस के नाम से आता है। और इंसुलिन डीटीमिर है, ये लिविमिर के नाम से आता है। ये भी बेजल जो ग्लूकोज है, फास्टिंग ग्लूकोज, उसको ट्रीट करने के लिए होते हैं, फास्टिंग में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। यूजुअली टेकन वंस आर ट्वाइस ए डे, या 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पेशेंट की जो कंडीशन है उसको देख के फिर ये 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दिन में यूज़ किया जाता है। अब ये जो कम्बिनेशंस है प्री मिक्स्ड, ये भी क्लाउडी नज़र आते हैं। कल इनको जब देखा जाता है तो ये क्लाउडी सा इनकी अपीयरेंस होती है। ए सिंगल वाइल कंटेन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ इंसुलिन, द नंबर ऑफ रिफर टू द रेशियो ऑफ रैपिड आर फास्ट एक्टिंग
टू इंटरमीडिएट एक्टिंग इन द वाइल, यानी एक वाइल जो है उसमें सिंगल वाइल में दोनों मौजूद होते हैं, रैपिड एक्टिंग भी या फास्ट एक्टिंग, या फिर रैपिड एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, या फिर फास्टिंग, ये जो शॉर्ट एक्टिंग है इसको फास्ट एक्टिंग भी कहते हैं। फास्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट ये एक ही वाइल में शामिल होते हैं, इसके अंदर होते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हेमोलॉग मिक्स्ड 25 है, जिन ह्यूमलिन 20/80 या 30/70 है। अब स्टूडेंट्स ये हेमोलॉग मिक्स 25 TM है, इसका मतलब ये है कि इसमें 25% शॉर्ट एक्टिंग इसमें शामिल है और 25% जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग इसमें शामिल है। और ह्यूमलिन 20/80 का मतलब ये है कि इसमें 80% इंटरमीडिएट एक्टिंग शामिल है और 20% जो है वो फास्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग शामिल है। 30/70 का मतलब है कि 30 रैपिड एक्टिंग और 70 इंटरमीडिएट एक्टिंग इसमें शामिल है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेशियोज से आते हैं जिन्हें डॉक्टर्स खुद ही देख के प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट की कंडीशन को देख के। नोवोलिन जी है जो कि 10/90, यानी इसका मतलब ये है कि 10 इसमें रैपिड एक्टिंग और 90% जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग है, 20% 80 है, 30/70 है और 40/60 है और 50/50 है कि 50% रैपिड एक्टिंग और 50% इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो ये सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स ये डॉक्टर जो है पेशेंट की कंडीशन को देख के फिर प्रिस्क्राइब करता है। कम्बिनेशन ऑफ बेजल एंड बोलस इंसुलिन, इसमें बेजल और बोलस दोनों कंबाइन होते हैं, यानी मील टाइम भी इसमें होता है और फास्टिंग भी इसमें होता है, डिपेंड ऑन द कम्बिनेशन। और इसका जो डोजिंग शेड्यूल है ये कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि कम्बिनेशन में कितना ज़्यादा बेजल है और कितना ज़्यादा बोलस है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एडवर्स रिएक्शन टू इंसुलिन। इंसुलिन जब एडमिनिस्टर करते हैं इंसुलिन प्रिपरेशंस तो इनके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो एडवर्स इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, डोज रिलेटेड, अगर डोज जो है वो ज़्यादा एडमिनिस्टर किया जा रहा है या भूल के नर्स ने एक ही टाइम पे 2 इंजेक्शन लगा दिए, तो इस किस्म के कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है और वेट गेन हो सकती है। Reaction to insulin hypoglycemia can occur following unintentional injection of large dose, ना चाहते हुए अगर गलती से किसी ने इंजेक्शन लार्ज डोज में लगा लिया, बाय मिसिंग ए मील आफ्टर इंजेक्शन, बाय परफॉर्मिंग विगोरस एक्सरसाइज, या फिर इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया गया था उसके बाद मील नहीं लिया, बंदे ने खाना नहीं खाया, या फिर इस तरह किया कि इंजेक्शन भी लिया है, खाना भी खाया है, लेकिन साथ में लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, तो इस टाइम हाइपोग्लाइसीमिया अकर हो सकती है। Hypoglycemia symptoms are palpitation, tremor, dizziness, headache, behavioral changes, fatigue. हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं कि पल्पिटेशन होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं, ट्रिमर्स झटके आते हैं, डिजीनेस चक्कर आते हैं, हेडेक सर में दर्द होता है, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और साथ में कमज़ोरी भी महसूस होती है, फटीग होती है। ट्रीटमेंट की अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, इंसुलिन को एज ए इंसुलिन को रिएक्शन हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाए तो फिर हमने ग्लूकोज मस्ट बी गिवन ओरली और आईवी फॉर सीवियर केसेस, हमने ओरली उसको ग्लूकोज देना है। अगर सीवियर केस है तो इसमें हमने आईवीली ग्लूकोज लगानी है। रिवर्स इज द सिम्टम्स रिपीटली, हमने जो सिम्टम्स है उनको जल्दी से रिवर्स करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंक्रीटीन मिमेटिक्स, यानी ये ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 GLP-1 ये क्या है स्टूडेंट्स? ये इंक्रीटीन हार्मोन है। इंक्रीटीन हार्मोन को हम GLP-1 हार्मोन कहते हैं। इसके रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ जब ये मिल जाता है तो फिर इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं जाके जो बीटा सेल्स होते हैं उनसे।
तो ड्रग्स ऐसे बनाए गए हैं जिनको हम इंक्रेटिन मिमेटिक्स कहते हैं कि इंक्रेटिन के जैसे काम करने वाले। इंक्रेटिन मिमेटिक्स का क्या मतलब है? इंक्रेटिन के जैसे काम करने वाले। ये जाके जो GLP-1 है इनके रिसेप्टर के साथ बाइंड बना लेते हैं और बाइंड बना के इनके एक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब इनके एक्शन इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे ग्लूकोज लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है और डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाती है। लिखा है इंक्रेटिन्स आर हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय इंटेस्टीन इन रिस्पॉन्स टू फूड। इंक्रेटिन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टीन प्रोड्यूस करते हैं किन चीज़ के लिए? इन रिस्पॉन्स टू फूड। जब हम फूड खाते हैं तो उन खाए हुए फूड्स के रिस्पॉन्स में हमारे इंटेस्टीन जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम इंक्रेटिन्स कहते हैं। Orally administered glucose stimulate greater release of insulin than the small amount of glucose delivered by injection। अगर ओरली ग्लूकोज जो है एडमिनिस्टर किया जाए तो ये ग्रेटर रिलीज़ करवाता है इंसुलिन को देन द अमाउंट के वो इंजेक्शन के थ्रू जो है डिलीवर किया जाता है। उससे ज़्यादा जब ओरली दिया जाता है तो ये ग्रेटर अमाउंट में इंसुलिन की रिलीज़ करवाती है। Some signal is produced from the gastrointestinal tract or gut that increases insulin release whenever food is consumed। और कुछ सिग्नल जो है वो हमारे GIT जो है, गट जो है, उससे भी प्रोड्यूस होते हैं और जिसकी वजह से इंसुलिन की रिलीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम फूड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लेते हैं। These signals are incretin पेप्टाइड हार्मोन्स। ये सिग्नल्स जो होते हैं ये असल में इंक्रेटिन्स होते हैं जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स है। इंक्रेटिन इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज ग्लूकागॉन। इंक्रेटिन क्या करते हैं? इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं और ग्लूकागॉन को डिक्रीज करते हैं। फर्दर मोर पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ हैव डिमिनिश्ड इंसुलिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू मील। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? वो पीपल जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनमें ये इंसुलिन की हैव डिमिनिश्ड इंसुलिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू मील। उनमें क्या होता है? उनमें जब भी वो मील्स लेते हैं तो उस मील्स के रिस्पॉन्स में इंसुलिन की रिलीज़ डिमिनिश्ड होती है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती, वो सेल्स जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते इन इंक्रेटिन्स वगैरह को। तो इस वजह से जब ये एनालॉग्स देते हैं तो फिर ये एनालॉग जाके इनके एक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रेटिन्स की एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल में है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, GLP-1 एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड GIP। ये दो हार्मोन्स जो है ये इंक्रेटिन हार्मोन के एग्जाम्पल है। GLP-1 जो है स्मॉल इंटेस्टीन और कोलोन में बनती है और जो GIP है वो जो अपर स्मॉल इंटेस्टीन के सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। ये अब आपने याद रखनी है, इससे MCQs बन सकती है कि GLP-1 कहाँ बनती है और GIP-1 कहाँ बनती है। अब है व्हाट इज़ डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज IV यानी DDPIV। पेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 DDP4 is an enzyme which causes the degradation of GLP-1 leading to termination of action। अब स्टूडेंट्स हमने इंक्रेटिन हार्मोन्स के बारे में जान लिया कि इंक्रेटिन हार्मोन्स जो GLP-1 और GIP होते हैं इनका एक्शन ये होता है कि जब भी हम मील्स खाते हैं तो फिर ये इंटेस्टीन से प्रोड्यूस हो के चले जाते हैं पेंक्रियाज में, वहाँ जाके बीटा सेल्स से ये रिलीज़ करवाते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम है। इसका काम ये होता है कि ये इनके एक्शन को रोकता है। ये जो GIP और GLP है जो इंक्रेटिन हार्मोन्स है इनके एक्शन को ये स्टॉप करता है और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। जब इनका एक्शन स्टॉप होता है तो इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाती है, इंसुलिन की सिक्रीशन जब डिक्रीज़ हो जाती है तो फिर क्या होता है? ग्लूकागॉन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है। ये जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये एंजाइम एक ग्लूकोज की इसका मेजर रोल होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होती है कि ये जो GLP-1 है इसको डिग्रेड करे, इसकी डिग्रेडेशन करे।
तो फिर अब हमने क्या करना है, हम अगर एनालॉग देंगे, यानी ये जो एनालॉग्स है जिनकी बात हमने की कि ये ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ड्रग्स है, इंक्रेटिन मिमेटिक्स जो हम देते हैं, तब हमने डाई पेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर भी साथ में देनी होगी। क्योंकि जब हम इंक्रेटिन एनालॉग देंगे तो इंक्रेटिन एनालॉग जब बॉडी में जाएंगे वो अपना एक्शन शुरू करेंगे, तो ये एंजाइम तो मौजूद है उनके एक्शन को रोकने के लिए, तो हमने साथ में इसकी इनहिबिटर भी देनी है ताकि ये एंजाइम इनहिबिट हो और उनका एक्शन जो है वो इंक्रीजली हो सके और इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पे ये इमेज देख ले स्टूडेंट्स, इमेज आप इस तरह देख ले कि यहाँ पे फूड की इंजेक्शन हो गई। फूड की इंजेक्शन जब हो गई तो ब्लड वेजल के अंदर ग्लूकोज की, फैटी एसिड, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गई। जब इंक्रीज़ हो गई तो GLP-1 और GIP-1 जो है वो पेंक्रियास की तरफ चल दिए, उन्होंने इंटेस्टिन में वो पैदा हुए और वो अभी जा रहे हैं पेंक्रियास की तरफ। पेंक्रियाटिक जो आइसलेट्स है उनकी तरफ जा रहे हैं कि वहाँ जाके इंसुलिन की सिक्रीशन करवा दें। तो फिर यहाँ पे जो DDP-4 है, देखिए DDP-4 आ रहा है और इनको इनहिबिट कर रहा है। ये जो DDP-4 है, डाई पेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम जो है उनके एक्शन को इनहिबिट करने आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या दिया है, ये जो ग्रीन कलर में है DDP-4 इनहिबिटर हमने एडमिनिस्टर किया है। तो ये DDP-4 इनहिबिटर जाके DDP एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जब DDP एंजाइम इनहिबिट होगी तो GLP-1 और GIP-1 अपना एक्शन सही से कर पाएंगे और फिर इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी, और जब इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे। What is incretin effect? अब incretin के effect क्या है? Incretin effect is defined as the increased stimulation of insulin secretion after oral ingestion of glucose as compared with the intravenous administration of glucose। लिखा है कि incretin effect जो है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये इंक्रीज स्टिमुलेशन है, इंसुलिन सिक्रीशन की इंक्रीज स्टिमुलेशन करता है जब ग्लूकोज की ओरली इंजेक्शन होती है एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम ओरली ग्लूकोज की इंटेक करते हैं तो इंक्रीटिन जो है वो जाके इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। इंक्रीटिन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% to 70% ऑफ पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन सिक्रीशन। जो इंक्रीटिन हार्मोन होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये 60% to 70% पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं। यानी पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन का क्या मतलब है, आफ्टर द मील जो इंसुलिन होता है उसकी सिक्रीशन करवाते हैं। ये भी आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, MCQs बन सकती है कि इंक्रीटिन हार्मोन जो है वो कितने मकदार तक आफ्टर द मील इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं, तो ये 60% to 70% है। पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ एक्सहिबिट लॉस ऑफ इंक्रीटिन इफेक्ट। और वो पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 का आप लोगों को पता है कि इसमें सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स देना छोड़ देते हैं। तो वो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इनमें जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट की इंक्रीटिन इफेक्ट जो है वो एक्सहिबिट करते हैं, इसको वो लॉस करते हैं। यानी उनमें जो इंक्रीटिन की इफ़ेक्ट है वो नहीं होती, उनमें इंक्रीटिन इफ़ेक्टिव नहीं होते। इंक्रीटिन जब सेल्स तक पहुंच जाते हैं तो सेल इंक्रीटिन को भी जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो अज़ान हो रही थी इसलिए मैं चुप थी। अब कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ, लिखा है कि इंक्रीटीन मिमेटिक्स। अब ये जो इंक्रीटीन मिमेटिक्स ड्रग है या इंक्रीटीन एनालॉग हम इन्हें कहते हैं कि ये जाके इंक्रीटीन ही की तरह काम करते हैं, उनके एक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो लिखा है इंक्रीटीन मिमेटिक्स आर एजेंट दैट एक्ट लाइक इंक्रीटीन हार्मोन। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इंक्रीटीन हार्मोन ही की तरह ये काम करते हैं। एग्ज़ाम्पल में अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकागोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जिनमें एक्जिनेटाइड और लीराग्लूटाइड ये 2 ड्रग्स शामिल है जो कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। जब हम ये एडमिनिस्टर करेंगे तो ये जाके GLP-1 के जो रिसेप्टर है उनके साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन हो के एज एगोनिस्ट उनके एक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, और जब उनकी एक्शन इंक्रीज़ होगी तो इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज़ होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनकी देख लेते हैं तो लिखा है द इंक्रीटीन मिमेटिक्स आर एगोनिस्ट ऑफ GLP-1 रिसेप्टर। इंक्रीटीन मिमेटिक्स जो होते हैं वो एगोनिस्ट होते हैं GLP-1 रिसेप्टर के, यानी उसके एक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो करवा देते हैं। गैस्ट्रिक इम्टिन टाइम जो है वो भी इनकी वजह से स्लो हो जाती है। फूड की इंटेक रिड्यूस हो जाती है, और ये जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकागोन की जो सिक्रीशन है, यानी आफ्टर द मील ग्लूकागोन की जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज़ करते हैं, और बीटा सेल की जो प्रोलिफरेशन है उसको प्रमोट करते हैं। यानी बीटा सेल की जो प्रोलिफरेशन हो रही होती है उसको प्रमोट करते हैं। वो जितना प्रमोट होंगे उतना इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इमेज के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है रोल ऑफ इंक्रीटीन इन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस में इंक्रीटीन का किस तरह रोल होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख ले कि जब हम इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं, फूड की इंजेक्शन करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो GI ट्रैक है वहाँ से ये जो इंक्रीटीन है, गट हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं, ये रिलीज़ हो जाते हैं। और जब ये एक्टिव GLP-1 और GIP जो है वो पेंक्रियास तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज डिपेंडेंट इंक्रीज इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल, ये जाके ग्लूकोज डिपेंडेंट एक इंक्रीज़ कर देते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन में, GLP-1 और GIP दोनों। फिर क्या होता है, जब इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर मसल्स में ग्लूकोज की अपटेक जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर हम लीवर में देखें तो लीवर में क्या होता है कि ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, वो डिक्रीज़ होती है। और जब ये दोनों हो जाती है, ग्लूकोज की अपटेक हो जाती है मसल्स में और लीवर में इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और साथ में क्या करते हैं, साथ में जो ग्लूकागोन की अल्फ़ा सेल से जो ग्लूकागोन की सिक्रीशन हो रही थी उसको भी डिक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे साइड पे आप देख ले स्टूडेंट्स, DDP-4 एंजाइम के एक्शन का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये GLP-1 और GIP जो है इनके एक्शन जो है उसमें डिक्रीज़ लाता है, इनके एक्शन में डिक्रीज़ लाता है। तो ये अब किस तरीके से इनके एक्शन में डिक्रीज़ लाता है, ये जो GLP-1 और GIP है इनको इनएक्टिवेट कर लेता है। जब ये ग्रीन कलर का यहाँ पे ये एंजाइम है, ये जब एक्ट कर देता है GLP-1 और GIP पे, तो फिर GLP-1 भी और GIP भी दोनों इनएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब है एक्जिनेटाइड, जो कि एक ब्रांड नेम बिएटा से आता है। ब्रांड नेम बिएटा के नाम से ये जो एक्जिटेनाइड है ये मिलती है, अवेलेबल होती है, मार्केट्स में अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्जिनेटाइड है ये लिखा है कि 2005 में ये अप्रूव्ड हुआ था। ये एक पेप्टाइड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि दैट वाज ओरिजिनली आइसोलेट फ्रॉम लिजर्ड विनोम एक्जिंडीन। तो स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनली आइसोलेट किया गया था एक लिजर्ड के विनोम से।
लीजर्ड जो चिपकली होते हैं उनके विनोम से, उनके जहर जो होता है, विनोम किसे कहते हैं, उनका जो पॉइजन होता है उसे कहते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था ये एक्जेंडीन जो है। एक्जेंडीन उनके स्लाइवा में मौजूद होता है, स्लाइवा में जो विनोम होता है उसमें ये एक्जेंडीन मौजूद होता है। एक्जेंडीन एक हार्मोन होती है, ये उन लीजर्ड्स के लिए उनके जो मेच्योर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। कोई सेल डेथ हो जाए तो ये एक्जेंडीन उनकी प्रोटेक्शन करती है। अब इसकी एक्सट्रैक्शन की गई थी, इसकी एक्सट्रैक्शन करके एक्जिनेटाइड नाम का एक ड्रग बनाया गया। लीरेग्लूटाइड इज़ मोर इफ़ेक्टिव देन एक्जिनेटाइड। अब ये जो लीरेग्लूटाइड नेम का ड्रग है स्टूडेंट्स, ये मोर इफ़ेक्टिव होता है एक्जिनेटाइड के। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है बनिस्बत एक्जिनेटाइड के। इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय DPP4, और DPP4 एंजाइम जो है उसकी डिग्रेडेशन के लिए ये रेजिस्टेंट होता है, उसको डिग्रेड नहीं कर पाता वो एंजाइम। मोर एवर साथ में एंटी एक्जेंटाइड एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन लीड टू डिक्रीज इफिकेसी एक्जेनेटाइड। साथ में हमारे बॉडी में जो एक्जेंटाइड है इसके लिए एंटी एक्जेंटाइड एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और जब वो एंटी एक्जेंटाइड एंटीबॉडीज़ बनते हैं तो फिर वो इसकी जो एक्जेनेटाइड है इसकी इफिकेसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन लीराग्लूटाइड जो है इसके लिए ऐसे कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, ये रेजिस्टेंट होता है ऐसे एंटीबॉडीज़ के एक्शन के लिए। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स और फेट को अगर हम देख लें इनकी के फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि इसकी जो हमारे बॉडी में जब जाएगी तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी, और फेट का मतलब ये है स्टूडेंट्स के फेट किसे कहते हैं, किस्मत को कहते हैं ना फेट। लेकिन फार्मेकोलॉजी में हम फेट उस ड्रग की, किसी भी ड्रग की जो अल्टीमेट आउटकम होती है इसको हम फेट कहते हैं। तो लिखा है कि बीइंग पॉलीपेप्टाइड्स एक्जिनेटाइड एंड लीरेग्लूटाइड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड सबकुटेनियसली। क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड है इस वजह से दोनों को हमने सबकुटेनियसली एडमिनिस्टर करनी है। लीरेग्लूटाइड इज़ हाईली प्रोटीन बाउंड एंड हैज़ ए लॉन्ग हाफ लाइफ। लीरेग्लूटाइड जो है वो हाईली प्रोटीन बाउंडेड है, इस वजह से इसका लॉन्ग हाफ लाइफ होता है। अलाउिंग फॉर वंस डेली डोजिंग विदाउट रिगार्ड टू मील, बगैर मैंने इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मील्स को हम नहीं देखते और हम जो भी हो इसका वंस डेली डोज लगा देते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट अगर हम इनकी देख ले तो नोज़िया, वोमिटिंग काज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं, पेंक्रियास में इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनते हैं। जब एंटीबॉडीज़ आके एक्जिनेटाइड से अटैच हो जाते हैं तो फिर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी डिक्रीज़ हो सकती है और वेट लॉस हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई है, तो आप फ्रीली अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।